नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जी के जोन में। कुमाऊं के इतिहास की इस श्रृंखला में अब तक हम कुमाऊं क्षेत्र में बहुत से भौगोलिक क्षेत्र जैसे काली कुमाऊं, सोर, सिरा, ध्यानीरो, फाल्दाकोट, मुनाकोट, धनियाकोट, खगमरा, नैनीताल, अस्कोट, छकाता आदि क्षेत्रों को पढ़ चुके हैं। अब इस क्लास नंबर 6 में बद्रीदत्त पांडे द्वारा रचित कुमाऊं के इतिहास को पेज टू पेज समराइज कराते हुए पढ़ेंगे दानपुर पट्टी, जोहार पट्टी, ब्यास घाटी, दारमा घाटी, चौदास घाटी। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहले भूटांतिक प्रदेशों की बात कर लेते हैं। भूटांतिक यानी जहाँ पे भूटिया जनजाति लोग रहते हैं उसे भूटांतिक प्रदेश कहते हैं। तो इसमें अगर देखें तो जिन क्षेत्रों को हम पढ़ने वाले हैं वो क्षेत्र हैं दारमा घाटी, ये सब पिथौरागढ़ में है। ब्यास घाटी, ये भी पिथौरागढ़ में। दारमा घाटी, ब्यास घाटी और मुनस्यारी जो है ना, ये भूटांतिक प्रदेश बोला जाता है जहाँ पे भूटिया जनजाति निवास करती है। और इसके अलावा गंगोली हाट वाला क्षेत्र उसको भी पढ़ेंगे हम, मुनाकोटी राज्य था यहाँ पे। और जो दानपुर पट्टी है उसको भी पढ़ेंगे, जैसे दानपुर पट्टी बागेश्वर, पिथौरागढ़ और कुछ थोड़ा बहुत चमोली में भी आता है। तो शुरू करते हैं भूटांतिक प्रदेश। तो भूटांतिक प्रदेश का पहला प्रदेश है जोहार घाटी। तो जोहार घाटी की बात करेंगे। जोहार घाटी को पुराणों में जीवार कहा गया है और तिब्बती लोग इसे तिकसेन कहते थे। तिब्बती लोग तिकसेन कहते थे। ह्वेंसांग ने भी इसे तिकसेन करके ही लिखा है सीयूकी में। तो इसके उत्तर में है तिब्बत और पश्चिम में है गढ़वाल, पूर्व में है दारमा घाटी और दक्षिण में है दानपुर, और बीच वाले क्षेत्र को बोलते हैं जोहार घाटी। जोहार क्षेत्र में 3 पट्टियां हैं, एक को मल्ला जोहार, दूसरे को तल्ला जोहार और तीसरे को गोरी फाट कहते हैं। जोहार क्षेत्र में एक कहावत है, वहां के लोग अपने क्षेत्र के बारे में बोलते हैं कि आधा संसार और आधा मुंशियार। मुंशियारी को ही जोहार बोलते हैं। तो आधा संसार, वो मानते हैं कि आधा संसार है और आधा हमारा मुंशियार है। इतना प्रेम करते हैं मतलब अपने क्षेत्र से। अगर प्रमुख पर्वत की बात करें तो यहाँ पे प्रमुख पर्वत है पंचाचूली पर्वत जोहार क्षेत्र में। ये 5 पर्वतों की एक सीरीज है जिसे पंचाचूली कहा जाता है। जोहार और दारमा के बीच में है ये, जो पांडवों के द्वारा लगाए गए 5 चूल्हे को दर्शाती है। और देवताओं की बात करेंगे तो कबला देव, हरदेवल और छिपलाकोट वगैरह इस क्षेत्र में प्रमुख मंदिर हैं। तो जोहार क्षेत्र के प्रमुख पर्वतों की बात करें तो ऊटा धुरा, कोलकांग धुरा, स्यांग बिल, रोगस बाटिका धुरा, खुनिया धुरा, आलछई, गुफ धुरा, सलंग डांडा, बर्जी कांग, लाहाछू, शंख धुरा, बनकटिया गाड़, बनकटिया धुरा, त्रिशूल पर्वत, मूर्छ डांडा, खरसा, हर देवल, हंसलिंग आदि। और अगर नदियों की बात करें तो गुंखा गाड़, पंचू गंगा, बर्फ गंगा, बिजुली गाड़, मरतोली गंगा, बोगडियार गंगा, लास्पा गंगा, रालम गंगा, जमी घाट या जमी गाड़ आदि। और ये जो सभी के सभी यहाँ की नदियां हैं ये गोरी गंगा में मिलती हैं। मतलब प्रमुख जो नदी है वो गोरी गंगा है। आपको ये बताना है कि गोरी गंगा का उद्गम कहाँ से हुआ है। एटकिंसन के अनुसार जो जोहार घाटी है वहाँ की एक कहावत है, जो 2 ग्रुप थे हल्द्वा और पिंगलुआ, 2 ग्रुप की जो कहानी है वो कहानी जोहार घाटी से संबंधित है। यहाँ पे कोई एक राक्षस हुआ करता था जो इंसानों को मारता था, बर्ड था असल में वो। तो उनको इनके द्वारा मारा गया था। एक है गमगिया, ये एक प्रथा है जो भूटिया और तिब्बती व्यापारियों के बीच एक प्रकार का शर्तनामा था। इसमें एक पत्थर लिया जाता, उस पत्थर के 2 टुकड़े किए जाते, एक टुकड़ा भूटिया व्यापारी को दिया जाता और दूसरा टुकड़ा तिब्बती व्यापारी को, जिनको बोलते हुनिया, दूसरा टुकड़ा हुनिया को दिया जाता था। और ये एक व्यापारिक शर्त थी एक प्रकार की। अगर मान लो बीच में शर्त टूट गई तो उस टुकड़े के बराबर
सोना वसूला जाता था दूसरे पक्ष से जो उस शर्त को तोड़ेगा। तो ये भी बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो गमगिया क्या है? एक व्यापारिक प्रथा है, और ये व्यापारिक प्रथा किसके बीच में है? तो भोटिया ट्रेडमैन और जो तिब्बती ट्रेडमैन जो आपस में ट्रेड करते थे, तो उनका एक आपस में शर्तनामा था, और ये विशेष रूप से जोहार घाटी के भोटिया किया करते थे। एक भोटिया व्यापारी थे, सर्वेयर थे, या हम बोल सकते हैं कि एक जासूस थे। वो थे पंडित नैन सिंह रावत। उन्होंने अपनी जीवनी अक्षांश दर्पण में लिखा है कि दो भाई हुआ करते थे, एक धाम सिंह रावत और दूसरा हीरा सिंह रावत। ये दोनों भाई बद्रीनाथ यात्रा पर आए हुए थे, और आने पर क्या होता है कि जो हीरा रावत है वो चमोली के पौनखंडा, ये पवनखंडा नहीं है, पौनखंडा है, चमोली के पौनखंडा में बस जाते हैं, और उनके वंशज वहां पे हैं। और जो धाम सिंह है वो जोहार घाटी में आके उनके वंशज जोहार, अस्कोट, ब्यास घाटी इन क्षेत्रों में बस जाते हैं। तो माना जाता है कि इन क्षेत्रों में जितने भी भोटिया जनजाति है वो सब उनके ही वंशज हैं। इन पर एक किताब भी लिखी है, उस किताब का नाम है धामू बुढ़ा के वंशज। तो आपको ये बताना है कि धामू बुढ़ा के वंशज किसकी रचना है। ओके, धामू बुढ़ा के वंशज किसकी रचना है? एक चंद शासक हैं दीपचंद। दीपचंद के द्वारा जो धामू बुढ़ा है उनको जागीर प्रदान की गई थी। बुढ़ा का मतलब एक प्रकार का जमींदार होता है, यानी इस क्षेत्र का जो जमींदार था उसको बोलते धामू बुढ़ा। अब यहाँ पे हम पढ़ेंगे दानपुर। दानपुर के पूर्व और उत्तर में मुंशियारी, पश्चिम में गढ़वाल और दक्षिण में कत्यूर रखता है कुछ हिस्सा। दानपुर जो है बागेश्वर, पिथौरागढ़ कुछ मात्रा में, कुछ चमोली में भी लगता है। तो दानपुर के पर्वतों की बात करें तो यहाँ के पर्वत है नंदा खाट पर्वत, सुंदर ढूंगा पर्वत, नंदा कोट पर्वत, बराकटिया पर्वत और गांगुली विनायक, ढाकुड़ी टॉप आदि। दानपुर पट्टी है वो दो नदियों के बीच में, असल में रामगंगा नदी और पिंडर नदी के बीच में, रामगंगा और पिंडर के, और इसके मध्य से होकर के एक नदी जाती है जो बीच से होकर जाएगी, वो नदी है सरयू। दानपुर में ना 3 पट्टियां हैं, एक मल्ला दानपुर, दूसरा बिचला दानपुर और तीसरा तल्ला दानपुर। और जो दानपुर के लोग थे वो व्यापार करते थे, घी, शहद, शिलाजीत और जानवरों की खाल बेचा करते थे। यहाँ के मंदिरों की बात करूँ तो नंदा देवी मंदिर, मूल नारायण मंदिर, शंभूगढ़ की भगवती मंदिर, धाम सिंह और बीर सिंह मंदिर और बदियाकोट नंदा देवी मंदिर। कुछ रमणीय स्थलों की बात करेंगे तो यहाँ पे है ढाकुड़ी टॉप, नामिक, लमतारा, पिंडर, कफनी ढूंगा और सुंदर ढूंगा आदि यहाँ पे प्रसिद्ध रमणीय स्थल या बुग्याल ग्लेशियर वगैरह हैं। आगे अगर बात करेंगे तो दानपुर के जो शासक थे जिनको रुद्रचंद के द्वारा हराया गया था और चंद राज्य में उनका विलय किया गया था। जो दानपुर पट्टी है वहाँ का अंतिम गांव माना। अब बात करेंगे दारमा घाटी की। तो दारमा घाटी के उत्तर में है तिब्बत, पूर्व में है काला पानी, दक्षिण में अस्कोट और पश्चिम में जोहार है। अगर ध्यान से देखें तो इस पे थोड़ा क्वेश्चन बन सकता है यहाँ पे। तो पूर्व में काली नदी वो उसको काला पानी से अलग करती है, दक्षिण में इलंगाड़ ये इसे अस्कोट से अलग करती है, और पश्चिम में जोहार है। उत्तर में नवे डांडा और लिपू डांडा ये इसे तिब्बत से अलग करते हैं। जो दारमा घाटी के लोग थे वो असल में तिब्बत से नमक का व्यापार किया करते थे। तो प्राचीन समय में जब यातायात के उतने साधन नहीं थे तो उत्तर भारत में अधिकतर क्योंकि उत्तर भारत में समुद्र नहीं है, तो उत्तर भारत के जो अधिकतर नमक था वो तिब्बत से आया करता था। और तिब्बत में क्योंकि टिथिस सागर का हिस्सा है यहाँ पे, ट्रांस हिमालय,
तो वहाँ पे जो नमक होता है उस नमक को लिया जाता, दारमा घाटी के लोग लेके आते हैं और उसे फिर नॉर्थ इंडिया में बेचते थे। नॉर्थ इंडिया में भी अगर बोलेंगे तो उत्तराखंड में तो पूरी तरह से तिब्बत का ही नमक आता था। दारमा घाटी के पर्वतों की बात करें तो पंचाचूली भी, मतलब हालांकि मुनस्यारी के पास में, पर दारमा घाटी से भी लगता है। पलजुम, तारा, लिपू, लांगा, टिंकर, मरमा, धुरा, निरपानिया आदि। नदियों की बात करें तो धौली, रामा, न्योली, न्योली गाड़ बोलते हैं, तो न्योली एक नदी भी है, न्योली एक पक्षी भी है और इसके अलावा न्योली एक गीत भी है। गलछया, सोबला, ज्यूति, गलगाड़, काली आदि। अगला है ब्यास घाटी। तो ब्यास घाटी तिब्बत से लगती थी, की सीमाएं तकला मकान से लगती थी और यहाँ के जो पर्वत हैं वो हैं लिपुधुरा, लिपास, ताराधुरा पर्वत और यहाँ पे ताराकाई महादेव मंदिर है। इन पहाड़ों में नमक और सुहागा की खान थी, ये माना जाता है। ताराधुरा के नीचे काला पानी नामक स्थान पर, जहाँ पे एक श्याम ताल है, वहाँ से काली नदी का उद्गम होता है। तो श्याम ताल से, इसको याद रखेंगे, काली नदी का उद्गम है। कुटी गांव है यहाँ पे ब्यास घाटी में। यहाँ पे एक मंगश्याम पहाड़ी है। कुटी गांव में मंगश्याम पहाड़ी से श्यामा नदी का उद्गम होता है। एक दूसरी नदी है जिसको बोलते हैं श्यामा नदी, जो कुटी गांव से निकलती है। असल में कुटी आंगटी भी कहते हैं उसको। तो गुंजी है, ये गुंगी नहीं, गुंजी नामक स्थान पर काली और श्यामा का संगम होता है। दारमा और ब्यास घाटी मिलाने वाला जो दर्रा है उसको बोलते हैं सिनला दर्रा। दारमा और ब्यास घाटी को मिलाने वाला दर्रा, ये कुमाऊं का सबसे ऊंचा दर्रा है। यह सबसे ऊंचाई पर स्थित दर्रा है और राज्य का दूसरा सबसे ऊंचाई पर स्थित दर्रा है। आपको ये बताना है कि राज्य का सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित दर्रा कौन सा है। यहाँ एक ज्योतिर्कांग पर्वत है जिसे ओम पर्वत भी कहा जाता है। ज्योतिर्कांग पर्वत को ओम पर्वत भी कहा जाता है और यहाँ पे एक ताल है, उस ताल को बोलते हैं पार्वती ताल। ब्यास घाटी के लोग सर्दियों में धूप सेकने के लिए चौदास पट्टी में आया करते थे और इसके बदले में वहाँ के जो जमींदार हैं उनको वो धूप सेकने के कर भी दिया करते थे। जो चौदास पट्टी के लोग हैं वो मुख्य रूप से वहाँ के हायांकी लोग थे। अगला राज्य या अगला क्षेत्र है गंगोली, जिसे पुराणों में गंगावली भी कहा जाता है। गंगावली असल में रामगंगा और सरयू के बीच के क्षेत्र को गंगावली कहा जाता है, यानी रामगंगा और सरयू के बीच के क्षेत्र को गंगावली कहते हैं। ये थोड़ा उपजाऊ क्षेत्र माना जाता है। इसके पूर्व में है सरयू और पश्चिम में है पूर्वी रामगंगा और इसके उत्तर में दानपुर है। यहाँ की नदियों की बात करें तो सरयू नदी, रामगंगा नदी, नरगुल नदी और बाल्टी नदी। और पर्वतों की बात करें तो यहाँ पे दियारी पर्वत, भेरंग पर्वत, लुआथल का धुरा पर्वत, भालकोट पर्वत, धौलीनाग पर्वत, कालीनाग पर्वत, पिंगला नाग पर्वत और बेरीनाग पर्वत है। मतलब यहाँ पे बहुत सारे नाग मंदिर भी हैं, उसको आगे जाके पढ़ेंगे हम। अगर यहाँ के प्रमुख मंदिरों की बात करें, हाट काली का मंदिर, रामेश्वर मंदिर सरयू और रामगंगा के संगम पर है। पाताल भुवनेश्वर मंदिर, जो पाताल भुवनेश्वर मंदिर है उसको पहले ना माना जाता है कि यहाँ पे पहले तांबे की खानें थी। पिंगेश्वर, छीड़ेश्वर, कोटेश्वर, ये भी मंदिर है यहाँ पे। इसके अलावा सानी उडियार, सांडिल्य ऋषि की तप स्थली है सानी उडियार। भद्रकाली, ये भी। यहाँ पे नाग पूजा के प्रमाण भी मिलते हैं, जैसे कि काली नाग, पिंगला नाग, धौली नाग, फेड़ी नाग, जहरी नाग, अटगुली नाग, बेरी नाग, ये सब नागों के पूजा के प्रमाण हैं।
इसमें से कुछ हाटकालिका, पाताल भुवनेश्वर, पिंगलेश्वर, कोटेश्वर, छिड़ेश्वर ये जो हिस्से हैं आज के समय पे पिथौरागढ़ में है। पर जो सानी उड़ियार और भद्रकाली मंदिर है ये बागेश्वर जिले में है। हाल ही के एग्जाम में पूछा गया था कि धौलीनाग मंदिर किस जिले में है, ये आपको बताना है कि धौलीनाग मंदिर किस जिले में है। यहाँ के जो राज्य था उसको मुनाकोट राज्य कहा था। गंगोली के मुनाकोटी राजा हुआ करते थे, तो मुनाकोटी रैका या राजा कहा करते थे और यह इसको मुनाकोटी राज्य भी कहा जाता था। और इनके द्वारा यहाँ पे एक प्रसिद्ध नौला बनाया गया है। नौला यानी बावड़ी, छोटी बावड़ी होती है जिसको जहानवी नौला कहते हैं, गंगोली हाट में है ये। और गुमानी पंत ने भी इस क्षेत्र के बारे में उल्लेख किया है कि यहाँ पे बहुत सी उपजाऊ भूमि थी। एक पलियाल जाति रहती थी यहाँ पे, पलियाल जाति, जिसके द्वारा जमरा कोट नामक एक किला बनाया गया था यहाँ पे गंगोली में, और मुनाकोटी राजाओं का मुनाकोट किला था। तो साथियों आज की क्लास यहीं पे समाप्त होती है। उम्मीद है आपको आज की क्लास सरल और उपयोगी लगा होगा। अगर वीडियो पसंद आई तो अपने उन साथियों को जरूर साझा करें जो उत्तराखंड प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। इस टॉपिक से जुड़ा हुआ कोई भी प्रश्न या सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। मैं आपके हर महत्वपूर्ण प्रश्न का उत्तर देने की कोशिश करूंगा। ऐसे ही उत्तराखंड संबंधी उपयोगी क्लास के लिए जीके जोन को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आने वाली कोई भी क्लास ना छूटे। मिलते हैं अगली क्लास में नए महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ। धन्यवाद। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट।